एस जयशंकर साहब की एक बुक आई है द इंडिया वे। ये तो लगाने को उसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर एक्सटर्नल मिनिस्टर होने से पहले वो क्या थे? आईएफएस ऑफिसर थे। कहाँ से गए थे? यूपीएससी के थ्रू। मतलब कि आपको जिस सफर पे निकलना है उस सफर को ऑलरेडी उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और ऐसा व्यक्ति जो डिप्लोमेट, जो इतना अव्वल दर्जे का डिप्लोमेट है, उसकी बुक आपको डायरेक्टली पढ़ने को मिल जाती है। उसमें इस समय करंट वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया उन्होंने, किस प्रकार से हम पावर को बैलेंस करके चल रहे हैं। एक तरफ जापान है, एक तरफ रसिया है, दोनों आपस में एनिमी है, लेकिन दोनों हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंस है। एक तरफ यूएसए है, एक तरफ चाइना है, दोनों की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी हमारे दोनों के साथ अलाइनमेंट है। मतलब प्रेजेंट जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है उसके बारे में शार्प एज कटिंग फोकस उसमें लिखी हुई चीजें हैं, जो कि आपकी यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा काम करेगी। उस बुक को पढ़ने से आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच मिलेगी, बहुआयामी सोच मिलेगी, किस तरह ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में क्या क्या रोल रहा है, ठीक है ना? द वे ऑफ कृष्णा, द वे ऑफ इंडिया, कैसे ये चीजें वर्क करेंगी। तो एक ऐसे फॉरेन डिप्लोमेट जो भी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, उनके करियर की आप बात करोगे यूएसए में, चाइना में, मतलब मैक्सिमम ऐसी इकोनॉमीज के साथ वर्क कर रखे हैं। न्यूक्लियर डील होने में इंडिया का उनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना? उन्होंने 3 प्रॉब्लम्स के बारे में बात की कि जिसकी वजह से भारत आज भी संघर्ष कर रहा है। सबसे पहले पार्टीशन ऑफ इंडिया, दूसरी चीज डिलेड इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में उन्होंने कहा कि जो हम लोगों ने आर्थिक परिवर्तन अपने देश में करना शुरू किया वो काफी देर से किया, ठीक है? ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि अगर जो समय के साथ आप अपग्रेड नहीं होते रहोगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाओगे, ठीक है ना? तो इस प्रकार की अवधारणा है। अगर जो आपको टिके रहना है यहाँ पे तो आपको हमेशा इवॉल्व होते रहना पड़ेगा एज ए नेशन, एक राष्ट्र की तरफ, एक अर्थव्यवस्था की तरफ, एक मनुष्य की तरफ, एक नागरिक की तरफ, हर एक तरीके से, ठीक है ना? अर्थव्यवस्था सिर्फ पढ़ने का ये तात्पर्य नहीं है कि आप किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करोगे या फिर कितना बेहतर रेवेन्यू कलेक्ट करोगे, बल्कि अर्थव्यवस्था पढ़ने का आपका मुख्य कारण होना चाहिए कि आर्थिक रूप से आप अपने नागरिकों को किस प्रकार से चिंता मुक्त या फिर दुख मुक्त कर सको, ठीक है ना? उनकी जो मेजर प्रॉब्लम्स है उनको आप सॉल्व कर सको, क्योंकि आप क्या बनने जा रहे हो? ब्यूरोक्रेट, नौकरशाह। आपको कंप्लीट एक टीम मिलेगी और आप टीम लीडर रहोगे, ठीक है ना? तो आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, मल्टी डायमेंशनल। जैसे अभी मैं कृषि आपको पढ़ा रहा हूं, तो कृषि पढ़ाने का सिर्फ एक पहलू नहीं था, ठीक है? आप ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्लाइमेट कंडीशन यानी कि पर्यावरण के मौसम का अच्छा होना बहुत जरूरी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होती है? फसलें खराब हो जाती हैं। बाइफर्केशन ऑफ मॉनसून पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। पर्यावरण पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ओवर यूज ऑफ टेक्निकल रिफॉर्म, तकनीकी सुधारों का अत्यधिक इस्तेमाल करने की वजह से आजकल आप क्या देख रहे हो कि आपको तरह तरह के पर्यावरण के चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है ना? आपने अपने किसानों के कल्याण के लिए सब्सिडी प्रोवाइड तो कर दिया, लेकिन आपने ये कभी नहीं देखा कि उस सब्सिडी का गलत प्रभाव कहां पे पड़ रहा है, ठीक है? हिस्ट्री की बात करोगे तो हिस्ट्री में आप देखोगे कि किस प्रकार से हमारे किसानों का आज जो भी किसान हमारे देश के ऐसी परिस्थिति में क्यों पहुंचे हैं, तो इसके पीछे की अवधारणा आपको मिलेगी कि पुरानी जितनी सेटलमेंट सिस्टम थी, ठीक है ना? जब से मुगल अंपायर आया था यहाँ पे तरह तरह के टैक्सेशन सिस्टम लगाए गए जो कि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं था, समाज कल्याण के अकॉर्डिंग नहीं था। इसलिए कृषि के अंतर्गत आप इतिहास से ये सीख सकते हो कि किस प्रकार की अवधारणाएं किसानों के शोषण के प्रति आवश्यक है। जब भी आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो आप क्या एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लेकर क्या हो गया? हरित क्रांति, बड़े बड़े मशीन्स वगैरह यूज करोगे आप, डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स यूज करोगे, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज करोगे। बीटी ब्रिंजल एग्जाम में आ चुका है। यूपीएससी देखोगे ना, यूपीएससी का पैटर्न पिछले 3 से 4 सालों का आप देखोगे ना, वो चाहती है कि आप अलर्ट रहो क्या अभी चल रहा है माहौल में।
वो कैसे होगा? सबसे पहली चीज आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। बेसिक्स क्या है? पॉलिटी अगर जो है तो पॉलिटी आपको पता होना चाहिए कि संविधान क्या होता है। समझ रहे हो? मूल अधिकार रखने के पीछे कारण क्या था हमारा? डॉक्टर अम्बेडकर ने सोशल जस्टिस के ऊपर ही इतना फोकस क्यों किया? अदर एरियाज भी तो हैं, समझ रहे हो, जो मानव संसाधन विकास को अलग तरीके से देख सकती हैं। ये सारी चीजें एनालिटिकल रैशनलाइज्ड थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, जिसके अंदर से कोई निचोड़ निकले। आप समझ रहे हो? तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे जिस सब्सिडी के बारे में, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी। जब भी हम लोग प्रत्यक्ष सब्सिडी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या होता है? कुछ गिने चुने अनाजों को हम लोग चुनते हैं, उसके ऊपर न्यूनतम मूल्य हम लोग प्रदान करते हैं एमएसपी के फॉर्म में। तो अगला टॉपिक वही है। इनडायरेक्ट सब्सिडीज के अंतर्गत हम लोगों ने क्या दिया है कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम लोग जो सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं इनडायरेक्टली बेसिस पे, सिंचाई, इरिगेशन, बिजली, ठीक है ना, बीजों के ऊपर, खाद्य के ऊपर, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो सब्सिडियां प्रदान कर रहे हैं, तो इसको कैटेगराइज किया गया। हमने देखा क्या ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, ग्रीन, रेड, येलो, ठीक है। ग्रीन मतलब आप जा सकते हो, ठीक है ना, मतलब कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज उन सब्सिडीज को बोला गया जिनके लागू होने से हमारे उत्पादन पे कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। अगेन आगे बढ़ते हैं, येलो बॉक्स सब्सिडी, इसको आप लागू कर सकते हो लेकिन निरंतर इसको देख रेख में रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि किस तरीके से मार्केट को प्रभावित कर रही है। तो ये दो चीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। आज हमें जहां से शुरू करनी है वो चीज क्या करनी है? रेड बॉक्स सब्सिडी, यानी कि लाल पेटी छूट, ठीक है। अब सर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला कि चलो ठीक है, तो अब इंडिया का इस मामले में क्या कहना है? रेड बॉक्स सब्सिडी, नाम से ही पता चल रहा होगा, लाल खतरा है। आप अगर जो दे रहे हो तो आपको विश्व स्तर पे अपनी रैंकिंग गंवानी पड़ेगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऐसे राष्ट्र हैं जो रेड बॉक्स सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, ऐसे राष्ट्रों को क्या करती है? रैंकिंग डाउन करती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इससे क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर जो रैंकिंग कम होती है तो आपके देश में जो एफटीआईज वगैरह आने की जो संख्या है वो प्रभावित होंगी। आपका जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह जो आप किसी देश के साथ करते हो, सामने वाला देश देखेगा भाई ये तो अपने देश वालों को सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है, इसके साथ मैं ट्रेड एंड कॉमर्स करूंगा तो मैं नुकसान में जाऊंगा, तो फिर मैं ऐसा कदम क्यों उठाऊं? समझ रहे हो? हर एक देश बचना चाहेगा आपकी रैंकिंग को देख करके। अभी हमारे इंडिया की रैंकिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है। तो एक्चुअली रेड बॉक्स सब्सिडी क्या है? इस प्रकार की सब्सिडी है जिसको प्रदान नहीं किया जा सकता, वो जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर के उत्पादन के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक चीज होती है, एक सब्सिडी होती है जो होती है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले रेड बॉक्स सब्सिडी, इसको हेडिंग डाल दीजिए। रेड बॉक्स सब्सिडी कल अनाउंस नहीं हुआ था क्या कि क्लास इकोनॉमिक्स की चलने वाली है? तभी ऐसे सरप्राइज चेहरे दिख रहे हैं। अरे सर ये कहां से आ गया? ये लोग ऐसे पूछते सर आप ही पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रेड बॉक्स सब्सिडी, लाल पेटी छूट, ठीक है। इस प्रकार की छूट में, इसके अंतर्गत लिखिए, इस प्रकार की छूट में सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक छूट प्रदान करती है, अधिक छूट प्रदान करती है। यह ध्यान देने योग्य है, यह ध्यान देने योग्य है डब्ल्यूटीओ द्वारा रेड बॉक्स सब्सिडी प्रदान करने पर, लाल पेटी छूट प्रदान करने पर
लाल पेटी छूट प्रदान करने पर संबंधित राष्ट्र की रैंकिंग WTO द्वारा गिरा दी जाती है। WTO द्वारा गिरा दी जाती है। रैंकिंग किस टर्म से बात की है? जी रैंकिंग किस टर्म से बात की है? देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किससे बिलोंग करता है? व्यापार से। जी ठीक है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब भी रैंकिंग करेगी, किनकी करेगी? जो इनके सदस्य देश हैं, सारे के सारे देश में, ठीक है ना, बिजनेस करने का माहौल कैसा है इसके ऊपर रैंकिंग दी जाती है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके आधार पे आपके देश में क्या आती है? FDI, प्रत्यक्ष निवेश। और FDI किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर करेंसी इनफ्लो के लिए बहुत जरूरी है ना। फॉरेक्स रिजर्व आपके लिए चार्ज होते हैं और उन पैसे को आप कब इस्तेमाल कर सकते हो? जब आपके पास कोई आपदा पड़ेगी तब, है ना। तो ऐसी कंडीशंस होती हैं। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगर जो आपकी रैंकिंग हटा देगी तो जाहिर सी बात है कि अगर जो हम अभी यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अगर जो वो देखेगा कि वो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, ठीक है, वो देखेगा कि ये क्या पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर घरेलू चीजों पे विशेष छूट दे रहा है, तो मार्केट में अगर जो इसका सामान आएगा, हमारा सामान आएगा, तो लोग तो इसी के सामान को खरीदेंगे क्योंकि सस्ता है। और हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये मतलब कि हम बॉर्डर की जितनी टैरिफ वगैरह, फैसिलिटीज वगैरह थी, ड्यूटी वगैरह लगा रहे थे, वो हटा रहे हैं। तो नुकसान किस देश को होगा? जो विकसित है। तो विकसित राष्ट्र में इसको पर्टिकुलरली बहुत गजब तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब वो क्या कहते हैं बेसिकली, इंडिया क्या कहता है कि सर देखो, सब्सिडी प्रोवाइड करना गलत नहीं है, आप क्या करो ना कि सारे जितने भी एग्रीकल्चरल सब्सिडीज हैं, ये रेड, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, सबको एक साथ करो। जितना एग्रीकल्चरल सेक्टर पे यानी कि प्राइमरी सेक्टर पे खर्चा हो रहा है उनको एक श्रेणी में डालो। क्योंकि भाई यूएसए क्या करती है, यूएसए और जो भी डेवलप्ड नेशन क्या करती हैं, हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं किस पे? डायरेक्ट इनकम बढ़ाने के लिए, डायरेक्ट खातों में प्रदान करते हैं, ठीक है ना। पीएम आशा, अन्नदाता योजना, फसल बीमा योजना, विभिन्न विभिन्न प्रकार की योजनाओं को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। इसलिए ताकि वहां की आर्थिक स्थिति, क्योंकि हमारे यहाँ जो किसान है वो 80 से 85% क्या है? छोटे एवं मार्जिनल फार्मर्स हैं, और वहाँ वेल एस्टेब्लिश्ड है। अमेरिका क्या करता है? और वहाँ के फार्मर मजबूत हैं, उनको फार्मर के आय के ऊपर वर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके पास पैसा अधिक है, तो वो कहाँ पे निवेश करते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। हम जो बासमती चावल यूज करेंगे, ठीक है ना, वो क्या होगा? 100-200 साल पुराना होगा, वो उतनी ही एंडिंग देगा, उतना ही उत्पादन देगा जो 100 साल पहले दे रहा था। और वो क्या किया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसी बासमती चावल की नई वैरायटी लेके आए जो दुगनी प्रोडक्शन दे रहा है। अभी काला नमक राइस के ऊपर 2 वैरायटी सर्च कर लिए हमारे साइंटिस्ट ने, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, यही सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली अभी जो हो रहा है, इंडियन साइंटिस्ट एग्रीकल्चरल में क्या रिफॉर्म कर रहा है, तो ये सारी चीजें वो क्या कर रहा है कि आपके प्रोडक्टिविटी को डबल कर रहा है। तो ये किस चीज का फायदा है? जो हमने इन्वेस्ट किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। एक मैं वीडियो देख रहा था एचसी वर्मा से, एचसी वर्मा जानते हो, उनके फिजिक्स पढ़े होंगे आप लोग क्लास 12 में। वो कह रहे थे सर मैं जब 10th में था तो यही मैग्नीशियम वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा था, आज मेरी 65 साल है, आज भी 10th का बच्चा यही वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या कर रही है? लगभग 50 से 60 साल हो गए हैं। तो रिफॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी चीज को देखोगे, अपने सिस्टम की बात कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लो, इकोनॉमी की बात कर लो, हम अभी पीछे क्यों हैं चाइना से? क्योंकि हम लोगों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म लेट नहीं करके आए। एस जयशंकर साहब भी अपने बुक में बोल रहे हैं, ठीक है। तो द इंडिया वे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यार। अगर जो आप सीरियसली में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बार नजर डालो, बहुत ज्यादा बट मोटी बुक नहीं है, तो मुझे लग रहा है 100-200 पन्ने की किताब है, ठीक है। उसके बाद क्या है? रेड बॉक्स सब्सिडी, आप समझ गए। दूसरी चीज क्या है? ब्लू बॉक्स सब्सिडी। इसको समझने के लिए यहां पे पहले देख लेते हैं।
सपोज दैट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 10% की क्या मार्जिन लगाई गई कि 10% के नीचे अगर जो भी आप सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हो वो क्या है, ग्रीन बॉक्स है या फिर व्हाइट बॉक्स है, वो आप प्रदान कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर जो 10% के ऊपर है तो आपकी सब्सिडी किसमें चली जाएगी, लाल पेटी में, यानी कि। और एम्बर बॉक्स क्या होता है, इसी में एडजस्टमेंट के लिए होता है, ये 0 से लेकर के यहाँ तक सब पड़ता है। समय परिस्थिति एवं शर्तों को लागू करके इसे कंट्रोल में किया जा सकता है। इसके बाद क्या आता है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी आता है, नीली पेटी छूट। ये इस प्रकार की छूट होती है। अब जैसे मान लो कि क्या हुआ, अब आप देखो एमएसपी का जैसे ही कॉन्सेप्ट आया ना, मार्केट में किसानों को हम लोगों ने क्या कहा कि चावल और गेहूं पे हम एमएसपी प्रदान करेंगे, ठीक है ना। अब जो किसान थे जो मिलेट की, पल्सेस की, कोर्स ग्रीन समझ रहे हो, जो मोटे मोटे होते हैं, दाल हो गया, दलिया हो गया, मक्का, मतलब चावल और गेहूं को छोड़ के सब मोटे अनाज यही बोला जाता है। कोर्स ग्रीन वगैरह क्या होता है ना, ये हमारे देश के पुअर्स की न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं, पोषण को कंप्लीट करते हैं जो हमारे देश के गरीब है। अब क्या हुआ कि आपने एमएसपी प्रोवाइड किया किस पे, चावल और गेहूं पे। अब सारे लोग देख रहे हैं कि अगर जो मैं मिलेट प्रोड्यूस करूंगा तो वो हमें अधिक नहीं देगा, क्योंकि उस पे एमएसपी है नहीं, फसल बर्बाद हुई तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्यों ना मैं चावल और गेहूं का ही खेती करूं। इससे क्या हुआ, हमारे देश के क्रॉपिंग पैटर्न बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। तो जब भी हमें ऐसा करना होता है, किसी विशेष अनाज के ऊपर हमें काम करना रहता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ब्लू बॉक्स सब्सिडी में आ जाता है। उत्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए, किसी क्षेत्र में विकास करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए ब्लू बॉक्स सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती है। इसे लिख लीजिए, 2 लाइन हेडिंग डालिए, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, नीली पेटी छूट। ब्लू बॉक्स सब्सिडी, नीली पेटी छूट। यह शर्तों के साथ पीली पेटी है, यह शर्तों के साथ पीली पेटी है, यह शर्तों के साथ पीली पेटी है। पीली पेटी येलो, ठीक है। यह उत्पादकता तो बढ़ाता है, यह उत्पादकता तो बढ़ाता है, परंतु नियम एवं शर्तों की मदद से, परंतु नियम एवं शर्तों की मदद से इसे संतुलित किया जा सकता है, इसे संतुलित किया जा सकता है। ठीक, पैराग्राफ चेंज आगे लिखेगा। इस प्रकार की छूट, इस प्रकार की छूट विशेष उत्पादन स्तर, विशेष उत्पादन स्तर प्राप्त करने के लिए दी जाती है, विशेष उत्पादन स्तर प्राप्त करने के लिए दी जाती है। अब इंडिया के पक्ष को हम लोग समझते हैं सर कि क्या आखिर इंडिया का कहना है सब्सिडी को लेकर के, ठीक है। इंडिया में क्योंकि सब्सिडी एक विवाद का चीज है, क्या कि सब्सिडी आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये यूनिलैटरल ट्रांसफर है, एक तरफा अनुदान है। और मैंने क्या बताया था, फिस्कल डेफिसिट आने में एक तरफा अनुदान का हाथ होता है, जब मैं लोक वित्त पढ़ा रहा था तो, ठीक है। तो कोई देखो, भारत का पक्ष क्या है सब्सिडी को लेकर के, ये हम लोग समझते हैं। देखिए बेसिकली क्या है, अब भारत क्या बोलता है इंडिया कि सर हमारे यहाँ जो कंडीशन है ना, 80% लोग गरीब हैं, गरीब किसान हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इनकी आय नहीं है, मूलभूत आवश्यकताएं नहीं पूरी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इनडायरेक्ट सब्सिडी प्रदान करते हैं खाद्य पदार्थों पे, ये सारी चीजों पे। तो हमारी ना ऊर्जा की आपूर्ति होना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने औद्योगिक क्रांति 100 साल पहले कर ली थी, हमारी औद्योगिक क्रांति अभी शुरू भी नहीं हुई है, आप समझ रहे हो ना।
अगर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की आप बात करोगे, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर मैक्सिमम क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली कृषि के ऊपर ही डिपेंड है, आप देखोगे तो, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें काम करने की जरूरत है, इनोवेशन करने की जरूरत है, आविष्कार करने की जरूरत है। इंडिया के अंतर्गत अब जो अमीर देश होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है, यानी कि अनुसंधान और विकास, अगर जो इसके ऊपर अगर जो आप पैसे खर्च करते हो ना, तो ये उत्पादन को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। अभी आप गेहूं की पैदावार करने जा रहे हो और हमारे यहाँ गन्ने की पैदावार करने जा रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि चूनी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब आपके यहाँ गन्ना अनुसंधान केंद्र में शोध चल रहा है, तो उसका शोध का आपके उत्पादन से कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। वो तो अपना काम कर रहे हैं ना, जब शोध कंप्लीट होगा, उसके रिजल्ट आएंगे, तब जाकर के आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो आप खर्च कर रहे हो, ये डायरेक्टली किसमें चला जाता है, ग्रीन बॉक्स, क्योंकि ये आउटपुट को प्रभावित नहीं कर रहा है। तो जितने भी विकसित देश हैं वो इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये तो बच गए। ये ऐसा नहीं है कि इंडिया ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करता है अपने किसानों को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देश हमसे भी ज्यादा निवेश कर रहे हैं खेती के ऊपर, लेकिन ये अलग सेक्टर में कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें क्या करना है, अपने किसानों को मजबूत करेंगे तो ऑटोमेटिकली देश की परिस्थिति समझ में आ जाएगी। इनके किसान मजबूत है पहले से, ठीक है ना, इनको केवल अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में चल जाता है। ये लोग तो साफ साफ बच गए। WTO आता है, हमारा गर्दन पकड़ता है, कह रहे सर आप ऐसे कर रहे हो, मार्केट में फेयर कंपटीशन नहीं है, व्यापार व्यवस्था असंतुलित हो जाएगी, अगर जो आप किसी के साथ व्यापार करोगे तो टैरिफ ड्यूटी लगा दोगे, ये सारी चीजें कर दोगे। इंडिया बोलता है सर देखो हमारे यहाँ ना खाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, 2023 तक हम लोग वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में से एक हो जाएंगे, और सिर्फ कंज्यूमर मार्केट की ही वजह से इस समय लगभग आधा से ज्यादा विश्व हमें सम्मान की नजरों से देखता है कि इंडिया और कुछ हो ना हो, एक मार्केट तो है ही है, यहाँ खाने वालों की कमी नहीं है, समझ रहे हो आप। कुछ भी बनाओगे कहाँ बिकेगा, भारत में, समझ रहे हो आप। और हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे ही मार्केट में नई चीज आई, आईफोन की नई वॉच आई, पैसा रहे न रहे वो वॉच हमारे हाथ में रहना चाहिए, समझ रहे हो ना, स्टेटस की की बात होती है। तो ये सारी चीजें हैं, भारत अपने पक्ष में यही सारी चीजें बोलता है। आगे हम लोग कुछ लिखते हैं और देखते चलते हैं जो जो पहलू आएंगे, ठीक है। भारत का पक्ष सब्सिडी को लेकर, भारत का पक्ष सब्सिडी को लेकर, भारत इस प्रक्रिया को पारदर्शी एवं न्यायपूर्ण नहीं मानता है, पारदर्शी एवं न्यायपूर्ण नहीं मानता है। भारत के अनुसार विकसित देश, भारत के अनुसार विकसित देश इसका गलत इस्तेमाल, भारत के अनुसार विकसित देश इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर ग्रीन बॉक्स सब्सिडी प्रदान करते हैं, और ज्यादातर ग्रीन बॉक्स सब्सिडी प्रदान करते हैं। कई बार पूर्ण विराम देकर के लिखिएगा, कई बार यह मालूम करना मुश्किल हो जाता है, कई बार यह मालूम करना मुश्किल हो जाता है कि छूट का प्रकार क्या है। पैराग्राफ चेंज करिएगा, आगे लिखिएगा, भारत के अनुसार
पेटी छूट को हटा देना चाहिए। पेटी छूट को बॉक्सिफिकेशन भारत के अनुसार पेटी छूट को लिख दूं, पेटी छूट को हटा देना चाहिए और कृषि से जुड़े खर्चों को एक प्रकृति का कृषि से जुड़े खर्चों को एक प्रकृति का माना जाए एवं उसके लिए निर्धारित सीमा लागू किया जाए। ठीक है सर, समझ लेते हैं इसको। सब्सिडी के बारे में बात हो रही है। इंडिया का क्या पक्ष है? इंडिया जैसे ये बोलता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये बॉक्सिफिकेशन करता है। बॉक्सिफिकेशन में क्या, लाल पीला हरा ये सारी चीजें, येलो रेड ग्रीन ब्लू, ये सारे सिस्टम को फॉलो करता है। तो हम सारे जितने भी स्मार्ट कंट्रीज होते हैं, विकसित देश होते हैं, वो क्या करते हैं, मैक्सिमम जो प्रदान करते हैं वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत प्रदान करते हैं। अब क्या है, भारत क्या बोल रहा है कि सर जो आप एक कृषि एक क्षेत्र है, ठीक है, जब आप देखोगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की बात करोगे तो कृषि एक पर्टिकुलर क्षेत्र है जिसको आप अलग अलग क्या डायमेंशंस में डिवाइड कर दिए हो। इंडिया क्या कह रहा है, इन सबको एक क्षेत्र में लेते आओ, जो भी कृषि के ऊपर खर्च हो रहा है उसको एक सेक्टर में लेकर के आइए, ताकि अमेरिका जैसे अगर जो ग्रीन के बहाने कर रहा है, ग्रीन रेड ब्लू, ठीक है ना, इसमें ज्यादा कर रहा है, आप नहीं गिन रहे हो, हमारी मजबूरी है इसमें ज्यादा सब्सिडी प्रदान करना, तो आप हमें क्या टैकल कर रहे हो। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, इन सबको एक कर देते हैं, इन सब का एक लिमिट रखते हैं कि 10% से ज्यादा या फिर जितना भी उत्पादन हो रहा है उसका 30 से 40% से ज्यादा सब्सिडी प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, मार्केट में एक फेयर कॉम्पिटिशन होगा, प्रतिस्पर्धा जो होगा ना पारदर्शी होगा, समझ रहे हो आप। तो जो भी कंपटीशन होगा मार्केट में वो इक्वल होगा इस कंडीशन में। तो इंडिया का यही पक्ष है कि सर ये बॉक्सिफिकेशन सिस्टम को आप हटा दो और क्या कृषि की जितने भी खर्चे हैं, जितने भी सिंचाई, डायरेक्ट सब्सिडी, एमएसपी वगैरह जितनी सारी चीजें आप प्रदान कर रहे हो प्रोसेसिंग फूड वगैरह के लिए, सबको एक टर्म में डालो, ठीक है ना, ताकि टीओटी को इंप्रूव करने में भी आसानी हो। टर्म ऑफ ट्रेड अभी आगे आएगा, एमएसपी जो हम लोग पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया, भारत का यही पक्ष है कि बॉक्सिफिकेशन को हटा देना चाहिए, कृषि से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं उसको एक सेक्टर में डालने चाहिए और उसके बाद एक सीमा का निर्धारण होना चाहिए ताकि सारे देश को एक आंकड़े के तहत तौला जाए, ठीक है, समझ रहे हो। इससे क्या होगा, फेयर कंपटीशन भी होगा और जितने भी अंडर डेवलपिंग नेशन होंगे ना उनके साथ बायस्ड नहीं हो पाएगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, उनके साथ मतलब मतभेद नहीं कर पाएगी, ठीक है। अगला रीडिंग डालिए, भारत में कृषि छूट को लेकर विवाद। अब हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक क्या क्या कंट्रोवर्सी हो रही है सब्सिडी को लेकर के। लॉकडाउन याद है, लॉकडाउन के अंतर्गत में एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ था, जानते हो क्या। अब नेता अगर जो बहुत ज्यादा समझदार और पढ़े लिखे रहते तो क्या होता है, अब क्या है कि एक पार्टी, रूलिंग पार्टी होती है जो भी शासन कर रही है, ठीक है ना, एक होता है अपोजिशन पार्टी, ठीक है ना। विपक्ष क्या करता है, कोई भी चीज होगा ना उसका विरोध जरूर करता है। एक बहुत समझदार नेता थे, उनका नाम बिहार के थे, यादव जी, लॉकडाउन के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे, ठीक है। लॉकडाउन किस लिए लगाया जा रहा था, हमारे ही हित के लिए। उस नेता को आना चाहिए सामने और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि स्पेसिफिक ये जो कदम सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है वो
जनता के कल्याण के लिए है। और वो जनता को ये दंगे वगैरह सारे क्यों होते हैं? जनता की गलती थोड़ी ना, जनता तो मासूम होती है। इनको कौन मोटिवेट करता है पॉलिटिकली? नेता। तो सब्सिडी वगैरह जब चुनाव आता है ना, तो ये सब्सिडी वगैरह, सब्सिडी हो गया, फ्री की बिजली, पानी, तेल, रोजगार, ये सब क्या होता है ना, आप लोग को लुभाने का बहुत बढ़िया एजेंडा रहता है। इस बार मुझे जिताओ, लोन माफ। अरे भाई लोन माफ मत करो, ऐसा प्रावधान कर दो कि हर एक किसान इस प्रकार सक्षम हो जाए कि लोन लेने की जरूरत ही ना पड़े। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, उस प्रॉब्लम का फायदा नहीं उठाना चाहिए। समझ रहे हो आप? तो हमारे यहाँ क्या है, वही सारी चीजें, पॉलिटिक्स जो है हमारे यहाँ, जो डर्टी पॉलिटिक्स होती है, उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। सब्सिडी वगैरह ये जितनी छूट है, इनको राजनीतिक तरीके से मोटिवेटेड नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक तरीके से प्रेरित नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्थिक लेवल पे विश्लेषण करके इनको प्रदान करना चाहिए। ये नहीं कि हमको जीतना है तो हम आपका लोन माफ कर देंगे। नहीं भाई, वो पता है कि वो सिस्टम में जाएगा, वो नहीं माफ करेगा। कहां से माफ करेगा? राजकोषीय घाटे कहां से बढ़ाओगे? वहां पे यार आईएएस पीसीएस सब बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि आप जो पैसे खर्च करोगे, जनता क्या है बजट के अंतर्गत देखेगी कितने पैसे आप बर्बाद कर रहे हो। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। और क्या डीपीएसपी में है, वो समाज कल्याण करने के लिए आपको डायरेक्शन तो दे रही है, मगर कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। आपके साथ नहीं हुआ, कहीं नहीं जा सकते, दैट्स इट। बिंदास कौन है? नेता। तो हमारे यहाँ क्या, नए नेताओं की आवश्यकता है, नए युवाओं की आवश्यकता है, नए सोच की आवश्यकता है। जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर इस समय चेंज हो रहा है, उसको लेकर के, कृषि को लेकर के विवाद देखते हैं। हेडिंग डाली आप लोगों ने, लिखिए सबसे पहला कारण राजकोषीय घाटे से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला लिखिए, कृषि छूट प्रदान करने की वजह से, कृषि छूट प्रदान करने की वजह से राजकोषीय घाटा का स्तर, राजकोषीय घाटा का स्तर बढ़ जाता है। क्या होता है? कुल प्राप्तियां, कुल खर्चे, इनका आधा होगा। दो चीज इंक्लूड नहीं की जाएगी। याद आया? कुछ आ रहा है? रिवाइज हो रहा है? देखो, जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, उसमें राजकोषीय घाटा आ जाता है, जिसमें क्या, कुल प्राप्तियां की आर्थिक कम होते हैं किससे? जितने खर्चे हैं, मतलब कि खर्चे आपके अधिक होंगे आय से। समझ रहे हो आप ना? इसके अंतर्गत क्या, आप दो चीजें, क्योंकि बजट डेफिसिट में ये भी सारी चीजें इंक्लूड करते हो, राजकोषीय में ये इंक्लूड नहीं करते हो। इसमें जब भी होता है, जब खर्च की बात आती है, तो इसमें एक आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर। एक तरफा अनुदान। एक तरफा अनुदान मतलब कि गवर्नमेंट पेमेंट करेगी, फिर वापस आना नहीं। कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, कहीं बाढ़ आ गया, बिहार में, केरला में, ये सारे में भूकंप आ गया, गवर्नमेंट क्या करती है? रिलीफ प्रदान करती है, वो वापस आने वाला नहीं है। दूसरी चीज क्या है, अगर जो जनता को कोई भी स्कीम के तहत में डायरेक्ट आय प्रदान किया जाएगा तो वो वापस आने वाला नहीं है। तो सब्सिडीज वगैरह क्या होते हैं? यूनिलैटरल पेमेंट के अंतर्गत में आते हैं, वो जो डायरेक्टली राजकोषीय घाटे को बढ़ाते हैं। ठीक है ना? अगर जो राजकोषीय घाटा आपको मेंटेन करना है तो ये सारी चीजें, मतलब सब्सिडीज वगैरह, फ्री की चीजें। अब केजरीवाल जी जो फ्री में बिजली बांट रहे हैं, किसके पैसे का बांट रहे हैं? आप ही के पैसे से आप ही को फ्री में बांटा जा रहा है। समझ रहे हो आप? ये है पॉलिटिक्स। समझ रहे हो? लिखिए दूसरा, नहीं इसके आगे लिख लीजिए, राजकोषीय घाटा निजी क्षेत्र विकास के लिए सही नहीं माना जाता है। राजकोषीय घाटा निजी क्षेत्र विकास के लिए सही नहीं माना जाता है।
दूसरा नंबर लिख लीजिए, राजकोषीय घाटा निजी क्षेत्र के विकास के लिए सही नहीं माना जाता है। ठीक है, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, दूसरा नंबर लिख लीजिए, कृषि पे अधिक खर्च करना, कृषि पे अधिक खर्च करना अन्य क्षेत्रों में कम विकास का कारण बन सकते हैं। अन्य क्षेत्रों में कम विकास का कारण बन सकते हैं, जैसे उद्योग, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा और भी आदि। देखिए 3 सेक्टर होते हैं, पता है ऑलरेडी आपको। ठीक है, 3 सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी होते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत में क्या है, कृषि है। अगर जो आप अपना मैक्सिमम जो है पेमेंट सिस्टम कहीं एक जगह फोकस कर देते हो, आपकी आय है, सपोज दैट इनकम, आप एक आम आदमी हो, 50,000 रुपए मंथली कमा रहे हो। ठीक है ना, अब क्या है, पहले आप क्या कर रहे थे कि 50,000 रुपए को 10,000 रुपए एजुकेशन के ऊपर, 10,000 रुपए क्या शिक्षा के ऊपर, शिक्षा कह रहा हूं, स्वास्थ्य के ऊपर, 10,000 रुपए अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, 10,000 रुपए सेविंग पे और 10,000 रुपए निवेश के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब आपने उसी 50,000 रुपए को बहुआयामी तरीके से बांट दिया, तो आपका हर क्षेत्र में विकास होगा। समझ रहे हो, नहीं समझे? आपके पास 50,000 रुपए है, आप एक ही दिन गए 50,000 रुपए का कोई सामान खरीद के लिए गए, चले आए, 50,000 रुपए खत्म। ठीक, अब आपके पास 50 रुपए है, 10,000 की आपने किताबें खरीदी, जिससे क्या है आप पूरी साल पढ़ सकते हो। 10,000 रुपए स्वास्थ्य के लिए रख दिया कि जब भी आपकी तबीयत गड़बड़ हो रही है वो आप निवेश करोगे। ठीक है, 10,000 रुपए अपने लिविंग स्टैंडर्ड के लिए रख दिया कि जूते, चप्पल, ये सारी चीजें खरीदनी है भाई, दोस्तों के बीच में जाऊंगा, भौकाल होना चाहिए, है कि नहीं? उसके बाद चौथी चीज क्या है, चौथी चीज कुछ तो आइडिया दो यार। सेविंग करने के लिए कि बचत मैं ज्यादा करूंगा तो एक साथ कहीं निवेश कर सकूंगा। समझ रहे हो आप? तो इस तरह करके अपने 50,000 को आपने डाइवर्सिफाइड कर दिया, तो जो आपका विकास होगा ना वो बहुआयामी होगा, क्योंकि आपने हर एक आयाम में ध्यान दिया है। उसी तरीके से क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर जो सिर्फ कृषि के ऊपर है, पिछले 70 सालों से हम क्या कर रहे हैं, कृषि को ही बढ़ावा दे रहे हैं। 70 साल से हमने क्या किया है, खेती तो कर रहे हैं हम, उसके आगे बढ़े, उसके आगे सोचे, नहीं सोच पाए। आज तक हम कृषि के ऊपर ही बहस कर रहे हैं सर, आज तक हम किसानों का लोन ही माफ कर रहे हैं। 70 साल बीत गए हैं और हमारी सोच वहीं पे है जहां 70 साल पहले थी। आजादी में हुआ था, मैंने अभी लैंड रिफॉर्म पढ़ाया, क्या किया हम लोगों ने, पुराने सेटलमेंट सिस्टम को खत्म करके गरीब किसानों को सशक्त किया। क्या वो हुए? आपके सामने है सर, समझ रहे हो ना? तो आप समझ रहे हो ट्रांसपेरेंसी की कितनी कमी है, अकाउंटेबिलिटी की कितनी कमी है, पारदर्शिता की कितनी कमी है, जवाबदेही की कितनी कमी है सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारी चीजों की जब भी आप बात करोगे ना, तो जैसे ही हम किसी एक सेक्टर पे पर्टिकुलरली फोकस करेंगे तो बाकी 2 सेक्टर पीछे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि आप उन पे कम ध्यान दोगे। तो जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन, रोड, ये सारी चीजें भी जरूरी है। अब क्या किसी गांव का किसान, अब माना आपने किसान को एकदम सशक्त कर दिया, उत्पादन वगैरह एकदम तगड़ा कर रहा है, एक गांव में कृषि का उत्पादन हो गया, सड़क है ही नहीं, अब जितना उत्पादन में बचाया नहीं उतना उसको ट्रांसपोर्टेशन में चला गया, लॉजिस्टिक्स, है कि नहीं? तो आपको सर हर तरीके से काम करना पड़ेगा। एपीएमसी एक्ट वगैरह जो भी आया था जिसके प्रति किसान विद्रोह में उतर रहे थे, तो कोई समझाने वाला नहीं था सर कि उस स्कीम का प्रकार क्या है। ठीक है, तो मिसट्रस्ट भी हमारा होता है हमारे और सरकार के बीच में। तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं, ठीक है, जो हमको समझाने वाला कोई नहीं रहता। दूरदर्शन पे डिफरेंट चैनल्स चलाए जाते हैं किसानों को जागृत करने के लिए कि सर किसानी में ये अभी एग्रीकल्चर में रिफॉर्म आया है, ये सारे बदलाव आए। किसान क्या होता है उससे अभी हमारे देश के अंतर्गत में क्या है, जो पर 1950s की सिर्फ बात करोगे, 1950 की बात करोगे, उस समय हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति जो था वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, पानी, जमीन का जल पर व्यक्ति क्या था, 3,000 से 4,000 क्यूबिक मीटर था।
1950 में 3000 से 4000 क्यूबिक मीटर था, जो अभी 2021-22 में कितना हो गया है? 1000। आप समझ रहे हो ना कितने साल का फासला है? समझ रहे हो? 70 साल के अंतर्गत में यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस आ गया है। आगे आने वाले 50 साल में और कम नहीं होगा। इजराइल वगैरह क्या करते हैं? इजराइल में पानी की कमी है, आप जानते हो। वहां पे जो एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन, समझ रहे हो आप ना? तो वो जो काम अब कर रहा है बहुत दिनों से, क्या वो हम नहीं कर सकते हैं? समझ रहे हो आप ना? तो ये कैसे होगा? जब किसान साक्षर होगा। अब किसान देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में जमीनी जल का कोई कमी नहीं है, समरसेबल लगाओ, धनाधन पानी बहाओ। उससे क्या होगा? भविष्य में जो हमारी पानी के ऊपर डिपेंडेंसी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। विश्व में सबसे ज्यादा जो भूजल का इस्तेमाल होता है ना किसी देश के अंतर्गत में, तो किससे होता है? भारत से होता है। इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जो भूजल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करती है। ठीक है, लिख लीजिए। अत्यधिक कृषि छूट, अत्यधिक कृषि छूट अत्यधिक कृषि छूट भूजल के अधिक शोषण का, भूजल के अधिक शोषण का कारण बन जाता है। भूजल के अधिक शोषण का कारण बन जाता है। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति भूजल, प्रति व्यक्ति भूजल 1000 क्यूबिक मीटर है। 1000 क्यूबिक मीटर है, जो कि ठीक चीन से आधा है, जो कि ठीक चीन से आधा है। चौथा पॉइंट लिखिए। अत्यधिक छूट की वजह से, अत्यधिक छूट की वजह से लोग पुराने जैविक खेती प्रणाली को, लोग पुराने जैविक खेती प्रणाली को भूलते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। पूर्ण विराम। कृषि पर्यावरण रूप से भी, कृषि एग्रीकल्चर पर्यावरण रूप से भी, पर्यावरण एनवायरमेंट रूप से ही सुरक्षित होना चाहिए। कृषि पर्यावरण रूप से सुरक्षित होना चाहिए। हाई एमएसपी की वजह से, हाई एमएसपी की वजह से लोग चुने हुए अनाज ही लगा रहे हैं। चुने हुए अनाज ही उगा रहे हैं। खाद्य का असंतुलित इस्तेमाल होने के कारण खाद का असंतुलित इस्तेमाल के कारण, असंतुलित इस्तेमाल के कारण
भूमि में एनपीके रेशियो, भूमि में एनपीके रेशियो प्रभावित हो रही है, प्रभावित हो रही है। ठीक है, देख लेते हैं, तीनों पॉइंट्स आपस में कोरिलेटेड है। जब भी आप बात करते हो इस प्लेनेट की, अर्थ की, किसी भी देश की बात करते हो, जैव विविधता बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। जब से होमो सेपियंस इस पृथ्वी पे आए, हम ही बस देख रहे हैं, बाकी सब खत्म होते जा रहे हैं, है ना। हमारी भूख इस कदर से बढ़ते जा रही है, आप समझ रहे हो, जमीन की भूख, पैसे की भूख, समझ रहे हो ना। हमारी भूख इस तरीके से बढ़ते जा रही है कि पर्यावरण में मौजूद बाकी सारी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। अब क्या वो उत्पादन स्तर बढ़ाना है, आवश्यकता से अधिक खाद झोंक रहे हैं, धनाधन उत्पादन कर रहे हैं। अब उनको मतलब नहीं है कि उस खेत के बगल में क्या है। एक तो होता है सरफेस ड्रेन, इसके अंतर्गत में क्या होता है ना सर कि जो आप कीटनाशक खाद्य पदार्थ वगैरह यूज करते हैं, उससे क्या होता है ना, वो खेत से बह करके किसी तालाब वगैरह में आ जाते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देते हैं, पर्यावरण का पहला चीज। दूसरा चीज, बहुत ज्यादा आप खाद इस्तेमाल करोगे तो एनपीके रेशियो 4:2:1 के बेसिस में होना चाहिए। एनपीके क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। अच्छा, बढ़ा दिया गया क्या खेती, सही है। देखो एनपीके रेशियो जो है, ये क्या होता है, ये भी प्रभावित होता है खाद्य की वजह से, समझ रहे हो। उसके बाद क्या है, सबसे बड़ी चीज है ना, क्रॉपिंग पैटर्न सर, ये आपकी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। समझ लो, आप अपने देश में जब भी फूड सिक्योरिटी की बात करो, अगर जो आप केवल गेहूं और चावल ही उपज करते रह जाओगे, जमाने पहले गेहूं मात्र एक घास था, आज एक महत्वपूर्ण अनाज है। क्यों? हमारी निर्भरता उस पे उसको इतनी इंपॉर्टेंस देती है, समझ रहे हो ना। पहले हम क्या, फल भी खाते थे, फूल भी खाते थे, दाल भी खाते थे, अनाज भी खाते थे, हर तरीके की न्यूट्रिशन हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। अब क्या है, अब जो हम खपत कर रहे हैं ना, केवल चावल खा रहे हैं, केवल गेहूं खा रहे हैं। देख रहे हो ना, इस समय सबसे बड़ा किसी भी देश के लिए समस्या, अमेरिका में ओबेसिटी एक समस्या के रूप में आ गई है। लोग फिट नहीं है, फिट नहीं रहेंगे, बढ़िया उत्पादन नहीं करेंगे, समझ रहे हो आप ना। जब भी आप एफडीआई की बात करते हो तो शिक्षा, स्वास्थ्य, तीन आयामों की बात करते हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, तो स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिजिकली फिट होना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो आप। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, ऐसा कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जब भी आप सब्सिडी बहुत ज्यादा प्रदान करोगे तो लोग क्या करेंगे, उनको उत्पादन का स्तर बढ़ाना है, वो क्या करेंगे, जमीन को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे, शोषण करना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज क्या करेंगे, अगर जो आप बहुत ज्यादा एमएसपी, जिन चीजों पे एमएसपी प्रदान करोगे, लोग सिर्फ उसी को लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर जो अन्य किसी चीज में लगाते हैं तो एमएसपी से नुकसान होगा, तो उसकी भरपाई सरकार नहीं करेगी। इससे क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न ये प्रभावित होता है। तीसरी चीज क्या है, एनपीके रेशियो, जो जमीन की मृदा में पोषण का तत्व जरूरी रहता है, वो भी प्रभावित होता है। तो समझ रहे हैं आप कि एग्रीकल्चर सब्सिडी लेकर के क्यों विवाद बना हुआ है, ठीक है। अब एग्रीकल्चरल, क्या हुआ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत में अक्सर विवाद छूटता है, विश्व स्तर पे अक्सर विवाद छूटता है। क्या छूटता है कि भारत में सब्सिडी छूट देने का कारण क्या है, ठीक है ना। देखिए, लिख लेते हैं कुछ पॉइंट्स वगैरह। भारत में कृषि छूट दिया जाने का कारण, भारत में कृषि छूट दिया जाने का कारण, ये सिर्फ हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, साथ में आंसर राइटिंग में हम लोग की चल रही है, समझ रहे हो आप ना। जब क्रोनोलॉजिकल वे में देखोगे शुरू से अंत तक, तो आपको आइडिया रहेगा कि आंसर आपको कैसे लिखना है, ठीक है। देखिए, इसमें कृषि छूट भारत हमेशा, कृषि छूट में भारत हमेशा विवादों से घिरा रहता है, विवादों से घिरा रहता है, जिसका कारण निम्न है, जिसका कारण निम्न है। 1 2 3 4 या फिर बुलेटिन डाल करके लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। पहला लिखिए, भारत में कृषि एक, भारत में कृषि एक
मुख्य प्रेरक शक्ति के रूप में भारत में कृषि एक मुख्य प्रेरक शक्ति के रूप में देखा जाता है और अन्य क्षेत्र जैसे उद्योग एवं सेवा इससे जुड़े हुए हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट लिखिए, कृषि छूट जरूरी है, ताकि किसान हरित क्रांति से जुड़ी तकनीकों का इस्तेमाल कर सके। तीसरा पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, भारत जैसे अत्यधिक आबादी वाले देश में खाद्य प्रबंधन को ध्यान में रखकर कृषि छूट अति आवश्यक हो जाता है। चौथा लिखिए, सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए पांचवा लिखिए, महंगाई नियंत्रण करने के लिए इंडिया जब भी बात करते हैं कि सर आप इतनी ज्यादा सब्सिडी क्यों प्रोवाइड करते हो, तो जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं उन पॉइंट्स की दलीलें दी जाती है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है ना। सबसे पहली चीज क्या है कि खेती जो है ना हमारे देश की प्राइम मूविंग फोर्स है राइट नाउ फ्रॉम द हमारी जब सिविलाइजेशन जब से हमारी सभ्यता जब से स्टार्ट हुई है तभी से। ठीक है, तो कृषि हमारे और यही नहीं, हमारे यहाँ जो कृषि होती थी वो उन्नत प्रकार की होती थी। गैंगेटिक वैली सिविलाइजेशन में देखोगे आप, जितनी गंगा नदी के किनारे सभ्यताएं बसी थी वो खेती के प्रकार जो करती थी वो उन्नति, पंजाब वगैरह हरियाणा इन सारे पोर्शन जितनी एरिया में हरित क्रांति आई है, ठीक है ना, ये सारे एरिया ऑलरेडी इंपॉर्टेंट थे कृषि पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कृषि हमारे लिए मेन मूविंग फोर्स है। जब भी हमारा देश आर्थिक संकट में आता है, चाहे ऐसे संकट में फंस जाता है, तो वहां से कौन हमें उबारता है? कृषि ही उबारता है। ठीक है ना। और इंडस्ट्रियल सेक्टर और सेवा क्षेत्र को दोनों किसके ऊपर निर्भर करते हैं? कृषि के ऊपर। इसलिए हमारे यहाँ कृषि सब्सिडी यानी कि कृषि सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना अत्यंत आवश्यक हो जाती है। दूसरी चीज क्या बताया उसने? टेक्निक ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन।
हरित क्रांति जब आई तो विभिन्न विभिन्न तरह की टेक्निक्स लेकर के आई। क्या आप ट्रैक्टर्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो, बीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, उर्वरक, खाद्य पदार्थ, कीटनाशक, इन सारे चीजों को प्रदान करने के लिए पैसा तो लगेगा ही, है ना, किसानों को। तो जब अगर जो किसान आर्थिक रूप से मजबूत नहीं रहेगा तो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेगा। जो खेत तैयार करने में उसको मात्र 15 से 20 मिनट लगेगा ट्रैक्टर से, उसको उसे 1 से 2 हफ्ते में तैयार करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इस प्रकार की समस्याएं आएंगी, उत्पादन स्तर में भी कमी लेकर के आएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हरित क्रांति केवल क्रांति करने से नहीं ना होगा। आप मान लीजिए कि अभी क्या हुआ, अपने देश के किसानों के लिए आप क्या नई तरीकों के बीजों का अनुसंधान किया और खोज किया, ठीक है ना, लेकिन उन बीज की इतनी कीमत है कि किसान उसको खरीद ही नहीं सकता है। क्या उस अनुसंधान का कोई फायदा है? समझ रहे हो आप? तो किसान का आर्थिक रूप से मजबूत होना इसलिए भी जरूरी है ताकि वो तकनीकी सुविधाओं का फायदा उठा सके। तीसरी चीज क्या है? ओवर पॉपुलेशन। जाहिर सी बात है, ये हमारा शुरू का रोना है भाई, हमारे आबादी बहुत है, ठीक है ना। हम अपनी जनता को जागरूक नहीं कर रहे हैं आबादी के प्रति, बस ये समस्या बता रखे हैं। देखो, जैसे ही आबादी जो होता है ना, प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शिक्षा से जुड़ा होता है। आप देखोगे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो फैमिली प्लानिंग के साथ में चलते हैं, 1-2 बच्चे कर लेंगे, और जो गरीब होते हैं ना उनके 8, 10, 11, 12 होते रहते हैं भाई। उन्हें आइडिया नहीं, वो जैसे कि सोचते हैं ना कि जितने हाथ होंगे उतने हाथ मुझे बुढ़ापे में मदद करेंगे। 10 बच्चे होंगे, 10 को एक पंचर बनाएगा, एक साइकिल बनाएगा, एक कुछ बनाएगा। समझ रहे हो ना? किसी एक को कलेक्टर नहीं बनाना है, सबको कुछ कुछ बना देंगे, सब 10-10 रुपए भी लाएंगे तो अंत में शाम को उसके पास 100 रुपए हो जाएंगे। समझ रहे हो आप ना? वो चौराहे पे जाकर बोलेगा तुम्हारा बेटा कितना कमाता होगा? 50 रुपए काम, मेरा तो 100 रुपए कमा रहा है। अब ये थोड़ी है कि अब तुम्हारा एक ही बेटा, हमारे 10 है, ठीक है। लिटरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये अनुमानित है कि अभी 20 से 30 साल तक तो हमारी आबादी ऐसे ही बढ़ने वाली है। समझ रहे हो ना? मान के चल सकते हो इंटेलेक्चुअली, अगर जो आप देखोगे तो मैं बताता हूँ आपको। और 30-40 साल बाद जब हमारी जनसंख्या का 80% से ऊपर हिस्सा पढ़ा लिखा हो जाएगा, तब मुझे अनुमान है कि जनसंख्या कंट्रोल होना शुरू होगी। लेकिन तब तक मुझे लगता है बहुत मारामारी हो जाएगी। जनसंख्या तो सबसे बड़ा साधन है, तो कैसे हमारे एग्जैक्टली यही तो हमें करना है। बहुत सही पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसा कि सर ने कहा कि जनसंख्या बहुत बड़ा साधन है, 100% जनसंख्या, इसका 65% युवा है। इस हिसाब से तो हम लोग दुनिया के सबसे रईस देश होने चाहिए। हाँ, अब पकड़ा है। कुशलता की कमी है, हमारे आबादी तो है लेकिन खाने वाले ज्यादा है, कमाने वाले कम है। सबसे तगड़ा आदमी है, बहुत तगड़ा कुछ पकड़ लेते हैं। जो सपाट क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें पर्सनली डिस्कस करेंगे। ओवर पॉपुलेशन समझ रहे हो, सारे लोग समझदार हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, होता है फूड मैनेजमेंट। आप देखते हो हमारे यहाँ जो गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंतर्गत उनको राशन वगैरह प्रदान किया जाता है। तो जो उनको राशन वगैरह प्रदान किया जाता है सरकार के द्वारा, उसके लिए सरकार के पास भी तो राशन होना जरूरी है, ठीक है। तो क्या करती है, जिन जिन अनाजों को चाहे चीजों को प्रदान करना सरकार क्या करती है, उसके ऊपर एमएसपी प्रोवाइड करती है। सरकार के पास गल्ला तैयार, वो बांट सकती है वितरण करने के लिए। और जो अनाज खरीद रही है किसान से, उससे किसान की आय की दिक्कत खत्म। समझ रहे हो आप ना? तो एक तरह से दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फूड मैनेजमेंट, खाद्य प्रबंधन एक अलग टॉपिक ही है, इसको समझना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण करने की जब बात करो, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, बी.आर. अम्बेडकर जी, आपके सोशल जस्टिस के हीरो कह सकते हो, ठीक है ना। ये क्या आर्टिकल 39 भी आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है प्राकृतिक संसाधनों का बराबर रूप से वितरण होना जरूरी है सामाजिक न्याय के लिए। जाहिर सी बात है, अगर जो आपके देश में कोयले का भंडार है तो आप ऐसा नहीं करोगे कि अमीरों को 10 रुपए बेचोगे और गरीबों को 50 रुपए बेचोगे, ठीक है। आप ऐसा कुछ अरेंजमेंट करोगे जिससे गरीबों का ज्यादा आर्थिक कल्याण हो और जो अधिक आय वाले लोग हैं उनसे आप ज्यादा से ज्यादा कर वसूल करके और इनके हित में लगा सको। समझ लो टैक्स क्यों लगाया जाता है? अरे भाई, मैं एक देश में पैदा हुआ, एक नौकरी प्राप्त किया, अपने मेहनत से पैसा कमा रहा हूं, मैं सरकार को पैसे क्यों, है ना। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन,
ये हर एक इंडियन को पता होना चाहिए, हर एक भारतीय को पता होना चाहिए कि जब तक काम नहीं करोगे ना, कर नहीं देंगे। हमसे तो टैक्स आप हर साल ले रहे हो, जीएसटी वसूल रहे, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, लेकिन हम जिस रोड पे चल रहे हैं उस पे आज भी गड्ढे हैं। हम जिस कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं वो आज भी 70 साल पुराने के पद्धति पे चल रहा है, समझ रहे हो ना। अभी इस समय जो आप कर रहे हो, ये मुख्यमंत्री के द्वारा एक योजना है, आपको फ्री में शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जा रही है, तो इसका लाभ आपको अधिक से अधिक उठाना है। अभी यही कोचिंग अगर जो तुम 2-2.5 लाख रुपए दे करके दिल्ली में करते रहते, जानते हो फोकस और अटेंशन तुम्हारा ऐसे होता है, पैसे लगे हैं यार, और तुम्हारा नहीं भी होता ना तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा फोकस करवा देते, पैसे लगे हैं, समझ रहे हो आप ना। तो ऐसे नहीं देना है, जहां भी विकास करने का मौका मिले, इस पद्धति पे कोई भी आता है तो उससे कुछ ना कुछ सीखो, कुछ भी सीख लो, ABCD सीख लो। 0 से स्टार्ट करोगे तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और सीखने के बाद सबसे बड़ी चीज होती है रिकॉल करना, समझ रहे हो। जब अकेले बैठो तो इन सारी चीजों को बैठ के रिकॉल करो, ये मत सोचो कि पराठा खाना और कल जाकर के उससे मिलना, इससे मिलना, दुनिया भर की जिम्मेदारियां। वाकई में अगर जो IAS ऑफिसर बनना है तो सोचो भी IAS की तरह, चलो भी IAS की तरह, खाना भी खाओ तो खाना भी IAS ऑफिसर की तरह खाओ, समझ रहे हो अपना। एकदम मान के चलो आज से मैं कलेक्टर हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी के ऊपर वर्क करता है। शाहरुख खान वाला डायलॉग सुना है ना, जब किसी को पाने की पूरी शिद्दत से कोशिश करो तो पूरी कायनात मिल जाती है। ये यूनिवर्स इसी तरीके से बंद करता है। वो लोग डायलॉग मार दिए, लेकिन ये कंप्लीट एक थ्योरी है। द सीक्रेट आपको एक किताब मिल जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें, उसके बाद मुद्रा स्फीति की जब भी आप बात करोगे तो मुद्रा स्फीति कृषि से ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कृषि को लेकर के, ठीक है, जो कि भारत में छूट के स्थिति को बयां करती हैं, ठीक है ना। अगला हेडिंग जानिए, भारत में छूट को निम्न विधियों से, भारत में छूट को निम्न विधियों से युक्ति संगत किया जा सकता है, रैशनलाइज, युक्ति संगत किया जा सकता है। पहला लिखिए, कृषि छूट को समयबद्ध आधार पर प्रदान कर सकते हैं। कृषि छूट को समयबद्ध आधार पर प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, कृषि छूट को इस प्रकार दिया जाए, कृषि छूट को इस प्रकार दिया जाए कि एनपीके लेवल प्रभावित न हो, तीसरा पॉइंट लिखिए, पर्यावरण का नुकसान न हो, पर्यावरण का नुकसान न हो। पर्यावरण का नुकसान न हो। अगला लिखिए, कृषि साक्षरता प्रदान किया जाना चाहिए, कृषि साक्षरता प्रदान किया जाना चाहिए। लास्ट लिखिए, कृषि छूट राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं होना चाहिए, कृषि छूट राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं होना चाहिए।
आदि। ठीक है, समझ रहे हैं सब्सिडी के बारे में। अब हम लोग एमएसपी समझ लेते हैं, प्रत्यक्ष छूट के लिए। ठीक है ना। सर चौथा वाला पॉइंट इसमें का समझाते। अच्छा, फोर्थ पॉइंट कृषि साक्षरता। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम लोग कृषि साक्षरता की बात करते हैं ना, एग्रीकल्चर लिटरेसी की जब भी हम लोग बात करते हैं ना, मतलब कि इंसान, ये कहा जाता है ना नॉलेज इज पावर। तो किस लिए कहा जाता है? एक किसान है जो डायरेक्टली क्या हुआ, फावड़ा लेकर जमीन पे कूद गया, वो ज्यादा बेहतर करेगा, या फिर किसान पे एक खेती करने जाने से पहले वो पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा कि मैं जहाँ पे खेती करने जा रहा हूँ वहां के मृदा का प्रकार क्या है, ठीक है ना, सॉइल टाइप क्या है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, मॉइस्चर मतलब नमी, समझ रहे हो आप। तीसरी चीज एनपीके का प्रोपोर्शन क्या है, समझ रहे हो आप ना। ये सारी चीजें, क्योंकि आजकल सरकार ये भी सुविधा दे रही है कि किसान क्या सरकारी निकायों का इस्तेमाल करके अपने जमीन का जांच करा सकते हैं और जमीन का टाइप पता कर सकते हैं। सरकार यहाँ तक सुविधा प्रदान कर रही है। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपको कितना खाद इस्तेमाल करना है, ताकि आप आवश्यकता से अधिक उसमें ना झोंक दें। समझ रहे हैं आप। तो जब आपको ये क्वांटिटी पता होगी कि मुझे कितना इस्तेमाल करना है, तो ये क्या कैसे प्राप्त होगी, जब आप साक्षर होगे तब, लिटरेसी लेवल बढ़ेगा तब। आपको अगर जैसे सब्सिडी प्रदान किया गया, आप क्या करने लोगे, अधिक से अधिक भूजल का शोषण करने लोगे। अगर जो आपको साक्षर कर दिया जाएगा कि सर ज्यादा पानी पटाओगे तब भी उतना ही उत्पादन होगा, और एक एक बूंद डालोगे वहां पे तब भी उतना ही उत्पादन होगा, तो आप क्या करोगे, एक एक बूंद ही डालोगे। क्यों पूरा पानी वेस्ट करना, हम क्यों पानी वाले को 200-300 रुपए घंटा प्रदान करेंगे, जब यहाँ पे मेरा काम 10 से 15 लीटर में ही हो जा रहा है। समझ रहे हो आप। पर ड्रॉप पर क्रॉप, ये एक स्कीम है, हर बूंद पे जो भी है कर लेना, पर ड्रॉप पर क्रॉप, ठीक है ना। तो इसको ट्रांसलेट कर लेना। ये क्या होता है ना, मतलब ये ड्रिप इरिगेशन का, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है ना, आप पेड़ के जड़ के पास जाकर के पॉइंट आउट करके वहीं पे पानी गिराते हो। क्या होता है, जब भी किसान साक्षर होता है ना, तो क्या अपनी चीजों को बेहतर इस्तेमाल कर सकता है, समझ रहे हो ना। तो कृषि साक्षरता में सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे सॉइल टाइप के बारे में जानना, मॉइस्चर कंटेंट के बारे में जानना, किस प्रकार का फर्टिलाइजर हमें इस्तेमाल करना है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ना आप डीडी नेशनल पे प्रोग्राम देख लोगे, सरकारी प्रोग्राम। इसमें क्या होता है ना, किसानों को साक्षर करने के लिए चीज बनाई जाती है। अब जैसे क्या हुआ, अब किसान है वो तो खेती करना जानेगा, सपोज दैट बैगन की मतलब वो आ गई, मौसम आ गई कि बैगन लगाना है। अब वो अगर जो ट्रेडिशनल बीज इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना, पुराने तरीके के बीजों का इस्तेमाल कर रहा है, तो अधिक चांसेस है कि उसके उत्पादन का अधिक हिस्सा खराब निकले, क्योंकि जो कीट होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो पुरानी फसल के लिए अभ्यस्त हो चुके हैं। अब उसको पता नहीं है कि मार्केट में बीटी ब्रिंजल का सीड आ गया है, समझ गए हो ना, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का है, वो हाइब्रिड है, उसमें क्या कीड़े नहीं लग सकते हैं। आप उसको लगाइए और बिंदास उसकी खपत करिए, आप समझ रहे हो ना। आपको बहुत ज्यादा कीटनाशक वगैरह इस्तेमाल, बीटी कॉटन, नॉर्मल कॉटन की खेती करोगे आप, उत्पादन स्तर में उतना नहीं होगा। आपको क्या होगा, कीट वगैरह ये सब खाएंगे, आपके फसल को खराब करके रख देंगे। बीटी कॉटन का इस्तेमाल करोगे आप, हाइब्रिड टाइप ऑफ सीड है, ठीक है ना। आप साक्षर रहोगे तभी इन चीजों के प्रति जागरूक रहोगे। तो कृषि साक्षरता क्या करती है, आपको जागरूक करती है। तो आप जो सबसे बेहतर होता है ना वही करते हो। अब सपोज दैट आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, 2023 का एग्जाम देना है, और मैं आपको 2012 के लेवल पे यूपीएससी की तैयारी करवाऊंगा, क्या कभी आप निकाल पाओगे? अभी जितनी आपकी नॉलेज है, 2012 का पेपर सॉल्व करोगे 60 to 70% क्वेश्चन आपके सही होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल 200%,
कलेक्टर बनने का भाई है कि नहीं? लेकिन भाई को 2022 वाला भी पेपर देखना पड़ेगा। करंट अफेयर जिसको देखो करंट अफेयर कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ये बस केवल हाइप क्रिएट कर दिया गया है। करंट अफेयर आप देखो, एनालिटिकल व्यू होना चाहिए सब्जेक्ट को लेकर के। प्रीवियस ईयर पेपर देखो, क्या करंट अफेयर का रोल था, कितना रोल था। उसके पहले का पेपर देखो, एनालिटिकल पेपर सेटअप था। उसके पहले का पेपर देखो, उसमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होना इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर तो 2016-17 में पूछते थे, समझ रहे हो? 35 से 40% क्वेश्चन क्या करंट अफेयर ओरिएंटेड रहते थे 2016-17 में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जब भी आप लोग एमएसपी की बात करते हो, ठीक है, अगला जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है एमएसपी। न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑब्जेक्ट से एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्या आप जितना प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है ना, सपोज दैट मैंने क्या बताया था, बाजार मूल्य क्या होता है? बाजार मूल्य बराबर लागत मूल्य प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, मैंने बताया था आपको, ठीक है? इस आधार पे आप देखोगे, सपोज दैट एक किसान है जो उत्पादन कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसको उत्पादन के स्तर का भी अगर जो पेमेंट नहीं मिलेगा तो क्या उसका खेती करना फायदेमंद होगा? नहीं होगा। अगर जो किसान लोन लेकर के लागत लगाया है तो फिर उसकी परिस्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना? सरकार, गवर्नमेंट क्या है, इन्हीं सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि आए दिन आप न्यूज वगैरह देखते होंगे तो किसान की बिगड़ती हुई स्थिति को देख के बहुत सारे किसान क्या है, आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। अगर जो एक किसान भी मरता है तो वो हमारे देश के मानव संसाधन का विघटन है। जैसा कि अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ तो मानव संसाधन अधिक है, तो हमें तो दुनिया का सबसे अमीर और रईस देश होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा समस्याएं हमारे ही देश में है, ठीक है ना? लेकिन सब जितनी आजादी आपको इंडिया में मिलेगी ना, उतनी और कहीं नहीं मिलेगी। सबसे खूबसूरत देश में, विश्व के सबसे खूबसूरत देश में हो आप इस समय, जिस देश की नागरिकता आपको प्राप्त है, ये वाकई में खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो संस्कृति मिलेगी ना जिसके ऊपर अभी कॉस्मोलॉजी रिसर्च कर रही है। आप क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात करोगे, ठीक है, अभी नोबेल प्राइज जो मिला है, सर्च करके सन 2000 में एक नोबेल प्राइज मिला हुआ था क्या, न्यूरो साइंस के ऊपर। इसमें क्या था कि जब भी आप कोई नई इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हो तो न्यूरो सर्किट्स आपके ब्रेन में बनते जाते हैं, ठीक है ना? तो ये नोबेल पुरस्कार वगैरह जो मिलते हैं तो इनको देखते रहिए कि उनके पीछे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे हम लोग आ जाते हैं, तो इसको आपको साफ पता चल रहा होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब कि समर्थन करने के लिए बना है, किसान जो अपनी लागत लगा रहा है कम से कम उसे वसूल कर सके। तो एमएसपी एक प्रकार का अनुदान है जो कि सरकार के द्वारा दिया जाता है टारगेटेड अन्न के लिए, ठीक है ना? चुने हुए अन्न के ऊपर एमएसपी प्रदान किया जाता है, ठीक है, ताकि किसान की आय की स्थिति को बेहतर किया जा सके, ठीक है? इसे लिख लीजिए जी। जी जी, देखिए जो बिल निकला था ना एग्रीकल्चर रिफॉर्म पे, उसमें 3 बातें करी गई थी। जो ये एग्रीकल्चर बिल निकला था इसमें बेसिकली 3 बातें करी गई थी। क्या? सबसे पहले ये जो इंटरमीडिएट्स यानी मंडी को हटाया जा रहा था, मंडी सिस्टम को हटाया जा रहा था वो, ठीक है? एमएसपी की बात कहां पे आ रही थी? जब बात हो रही थी क्या, लीजिंग की। कोई भी प्राइवेट सेक्टर अगर जो हमारी जमीन लेता है उस पे खेती करने के लिए, ठीक है ना, तो फार्मर्स का क्या कहना था? अब जैसे बोला कि
मोदी जी क्या बोले, सपोज दैट इतनी जमीन है, किसान है, अब ये प्राइवेट सेक्टर इससे लीज पे ले लिया जमीन, ठीक है। अब इस किसान को तो लीज पे लेते ही पेमेंट मिल गई उत्पादन के, समझ रहे हो, किसान सिक्योर हो गया। लेकिन अगर जो इसके ऊपर ये प्राइवेट कंपनी लगाती है अनाज, ये अनाज अगर जो एमएसपी का हिस्सा है, तो ये फायदा कौन लेके जाएगा? प्राइवेट कंपनी। सबसे पहले दिक्कत, जमीन हमारी, फायदा कौन कमाएगा? वो, क्योंकि आपका जो जमीन था, मैंने क्या बताया, लीजिंग के तहत में आप 10 लोगों को पकड़ोगे, सबकी जमीन एक साथ कर दोगे 10 लोगों की, ठीक है, और आप अपना अलग प्रोडक्शन करोगे इसमें, ठीक है। तो आप इससे सारे लोग अपना हक मांगने तो आएंगे नहीं अकेले अकेले, तो जो भी सरकारी योजनाएं वगैरह उसका फायदा कौन लेकर के जाएगा? डायरेक्ट कंपनियां, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर जो ऐसा होगा, सपोज दैट जितने किसान है सारे के सारे अपनी जमीन लीज पे दे दी, क्योंकि मेहनत तो कोई नहीं करना चाहता, आप समझ रहे हो, सारे किसान लीज पे दे दिया। अब जितना मार्केट में टमाटर, चाहे किसी एक पर्टिकुलर, सपोज दैट कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो चावल की खेती के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है ना। तो एक प्रकार की जब भी खेती होगी ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, उसमें मार्केट में उस कंपनी का एकाधिकार हो जाएगा, तो जो चावल की कीमत होगी ना वो अपने हिसाब से सेट करेगा, समझ रहे हो ना, कि जो कि बाद में आपके शोषण का कारण बन जा सकता है, ठीक है ना। तो जब भी उसमें 3 तरीके के प्रावधान थे उस एक्ट के अंतर्गत में, ठीक है ना, मंडी को हटाने के लिए, दूसरा कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनको, और कोल्ड स्टोरेज वगैरह जितने लॉजिस्टिक्स होते हैं उनको गवर्नमेंट के उससे हटा करके प्राइवेट सेक्टर से डाला जा रहा था, ये भी जनता को लेकर के दिक्कत थी। तो ये बेसिकली क्या था ना, जितने भी मैंने सुधार आपको एग्रीकल्चर में दिखाया है ना, अभी मार्केटिंग में डिस्कस कर रहा हूं, वहां पे इनाम वगैरह सब बताऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग के बारे में, ठीक है, जो इनाम पोर्टल डेवलप किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो अभी एपीएमसी एक्ट वगैरह उस सब चीज के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, डिटेल में, कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू था किसानों का और क्या पॉइंट ऑफ व्यू था सरकार का। ये बस केवल मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हमारी सरकार ने सही तरीके से समझा नहीं पाया लोगों को कि हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जीत हमेशा जनता की हुई थी। किसी भी देश का प्रधानमंत्री नेशनल स्टेज पे आकर के कोई भी बिल वापस नहीं लिया होगा आज तक। ये लोकतंत्र की जीत थी, समझ रहे हो। जनता ने कहा कि आपने जो अधिनियम पारित किया वो गलत है, सरकार सामने आई और माफी मांग के वापस लिया, आप समझ रहे हो, प्रधानमंत्री। तो ये सारी चीजें हैं, ये डेमोक्रेसी को जिता रही है, ठीक है। आपके यहाँ जो मैंने बताया था इंस्टीट्यूट मैटर हाइपोथेसिस एक चीज होती है जिसमें डेमोक्रेसी मदद करती है किसी भी राष्ट्र के निर्माण होने पे, ठीक है ना। इसी इंस्टीट्यूट मैटर हाइपोथेसिस के अनुसार हम लोग बोलते हैं कि चाइना हमसे भविष्य में पीछे हो जाएगा, ठीक है ना, और भारत जो है विश्व गुरु बन करके उभरेगा, ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यही होती है, ये किसानों को क्या प्रेरित करने के लिए दी जाती है ताकि कम से कम वो लागत मूल्य तो कमा सके। दूसरी चीज क्या, किसान के पास आय बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा निवेश करेगा, ठीक है ना, खेती के ऊपर ज्यादा निवेश करेगा तो हमारी उत्पादन बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, जो कि जीडीपी को भी बूस्ट करेगा, ठीक है। किसान का आय जब बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, अगर जो किसान के आय को बढ़ाना तो एमएसपी के थ्रू में क्या है, जब आप एमएसपी प्रदान करोगे तो खेती से जुड़े हुए जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, जिनका औद्योगिकरण हो रहा है, समझ रहे हो अपना, जैसे आटे से ब्रेड बन रहा है, समझे अपना, आटा क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, प्राइमरी प्रोडक्ट है, जिसको आप क्या माइक्रोवेव में डाल करके ब्रेड बना दे रहे हो। अब ब्रेड की कीमत अगर जो बढ़ेगी, इन्फ्लेशन अगर जो ब्रेड की कीमत में बढ़ेगी तो आटा बेचने वाले व्यापारी को फायदा होगा कि नहीं, समझ रहे हो अपना। तो एमएसपी प्रदान करके आप क्या दोनों तरीके से आप किसानों की आय को सशक्त कर रहे हो। जैसे मनरेगा को मान लो, ठीक है, मनरेगा क्या है, 100 दिन आपको रोजगार देगा है। किसान क्या है, सारे के सारे साल काम तो उसको मिल नहीं सकता, सारे के साथ क्या सीजन में दो सीजन आता है जिसमें खेती करते हैं लोग, बीच में एक आध दो खेती कर लेते हैं, हल्का सब्जी भाजी आप दिख रहे हो ना, जब भी आप किसानी की स्टडी करोगे तो। अब इसके अंतर्गत में क्या है, जब भी किसान को आप सशक्त करोगे, मनरेगा है 100 दिन रोजगार दे रहे हो, उसमें किसान भी जाएगा। अब 100 दिन वो पैसे कमाएगा, जो पैसे कमाएगा वो कहाँ निवेश करेगा, कृषि में निवेश करेगा। और जाहिर सी बात है, पहले उसके पास पैसे नहीं थे तो जो वो लागत के लिए चीजें लगा रहा था वो कम पैसे वाली लगा रहा था। अब उसके पास ज्यादा आय रहेगी तो वो हाइब्रिड वाली चीजें लेगा। वो पहले कुदार फावड़ा इस्तेमाल कर रहा था, ट्रैक्टर से जुताई करवाएगा। आप समझ रहे हो ना, पहले वो सिंचाई के लिए वो नाले या फिर
नदी या फिर किसी तालाब के ऊपर डिपेंड था, अब वो सिंचाई करने के लिए वो सोलर पंप लगवाएगा। समझ रहे हो आप ना? तो जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है, अभी आप हो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपके पास जितने सोर्सेज नहीं होने से पढ़ोगे, लेकिन अगर जो आपके पास पैसे होंगे तो आप अपने सोर्स बढ़ा सकते हो, और ज्यादा सोर्स आप बढ़ाओगे तो ज्यादा नॉलेज गैदर करोगे आप। समझ रहे हो ना? तो कृषि भी उसी प्रकार का है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? आर्थिक रूप से किसानों को मजबूत करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया जाने वाला एक तरफा अनुदान है जो कि सरकार देती है, ठीक है, ताकि किसान के आय को बढ़ाया जा सके। किसान की आय बढ़ेगी तो वो बेहतर से बेहतर निवेश कर सकेगा, बेहतर से बेहतर हरित क्रांति के तकनीकों को इस्तेमाल कर सकेगा और बेहतर से बेहतर चीजों में निवेश कर सकेगा। ये मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस प्रकार से किसानों के आय बढ़ाने में मदद कर सकती है। क्वेश्चन नोट करिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किस प्रकार से किसानों की आय वृद्धि करने में मदद करती है। यही एमएसपी वाले सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए बजट 2018-19 में सरकार ने डिफरेंट प्रावधान बनाए, ठीक है ना। A1 प्लस FL, ठीक है ना, फैमिली लीजिंग, जो परिवार जाती है उनका लागत मूल्य वगैरह। तो वो भी हम लोग देखते हैं कि बजट 2018-19 में क्या दिक्कतें आ रही थी और क्या क्या बदलाव किया गया। C2 प्रोसीजर, स्वामीनाथन समिति के आधार पे हम लोगों ने एमएसपी के अंतर्गत बदलाव किया, ठीक है ना। तो जब भी हम एमएसपी की बात करते हैं, इसके अंतर्गत देख लीजिए, एमएसपी भारत सरकार द्वारा बाजार में दखल देने का एक तरीका है। एमएसपी भारत सरकार द्वारा बाजार में दखल देने का एक तरीका है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि उत्पादों में किसी तेज गिरावट की स्थिति में उनके उत्पादकों को न्यूनतम मूल्य मिल सके। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, लिखिएगा, भारत में एमएसपी की अवधारणा 1965 से शुरू हुई। भारत में एमएसपी की अवधारणा 1965 से शुरू हुई, जो कि लक्ष्मीकांत झा समिति के ब्रैकेट में 2004 लिख लीजिएगा, लक्ष्मीकांत झा समिति के सलाहों पर लागू किया गया।
किया गया। ठीक है, अगर बाजार मूल्य, थोड़ा विराम दे करके लिखिएगा, अगर बाजार मूल्य किसी कृषि उत्पादन का एमएसपी से कम है, अगर बाजार मूल्य किसी कृषि उत्पादन का एमएसपी से कम है, तो किसान अपना उत्पादन, सरकारी एजेंसियों को बेच सकता है। एमएसपी का मुख्य उद्देश्य, किसानों को निराशा में बिक्री से बचाना, और सार्वजनिक वितरण के लिए खरीद करना। ठीक है, देखिए निराशा बिक्री क्या है? सपोज दैट आप एक गरीब किसान, ठीक है ना, आपने लागत लगाई, खूब मेहनत किया, उत्पादन किया, ठीक है ना, और जैसे आप देखते हो अक्सर न्यूज में किसान क्या करते हैं, टमाटर को रोड पे अभी फेंक देते हैं, दूध को ऐसे ही बहा देते हैं, कहते हैं भैया 50 रुपए लीटर बेचने निकले थे, खरीद रहे हैं सब 25 रुपए लीटर में, कोई फायदा हो ही नहीं रहा है, तो इससे बढ़िया भाई बहा दो। समझ रहे हो आप? तो ये किसानों का विद्रोह करने का तरीका है, समझ रहे हो आप? अब टमाटर में है, लागत लगाए 80 रुपए, बिक रहा है वो 30 रुपए में, क्या मतलब है भाई बेचने का? फायदा ही नहीं हो रहा है, समझ रहे हो आप? तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि किसान मजबूरी में आके अपने अनाजों को न बेचने लगे। अब क्या होता है कि मंडी वाले लोग यही करते हैं, किसानों के शोषण का बहुत महत्वपूर्ण काम है ये बिचौलिए। अब ये क्या करते हैं, किसान से सस्ते दाम पे खरीदते हैं अनाज, ठीक है, तुमसे गेहूं खरीदेंगे 10 रुपए किलो, मार्केट में जाकर बेचेंगे कितने में, 15 रुपए किलो में, समझ रहे हो आप? और किसान मजबूरी में आकर, क्या किसान है मान लीजिए यहाँ कोकागंज में खेती कर रहा है, ठीक है ना, उसको बेचना है कहाँ पे, बिहार में बेचना, ठीक है ना, तो उसको लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। एक गरीब किसान क्या लेके आ पाएगा, तो वो क्या करेगा, नजदीक ही किसी मर्चेंट को बेच देगा। आप समझ रहे हो ना? इसी सब चीजों को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा इनाम पोर्टल लागू किया गया, ताकि आप ये जान सके कि हर एक मंडी में आपके उत्पादन का दाम क्या है। अगर जो आपको बाजार मूल्य से कम कीमत मिल रही है, तो ऐसे कंडीशन में आप गवर्नमेंट एजेंसीज के पास जाकर के वहां पे अपने सामान को बेच सकते हो और मिनिमम समर्थन मूल्य प्राप्त कर सकते हो, कि जितना आपका कम से कम लागत लगा है ना, तो कम से कम वो तो आपको मिल ही जाए, ठीक है ना। स्ट्रेस में आकर के आपको 10 रुपए की चीज 5 रुपए में नहीं बेचनी पड़े, समझ रहे हो आप? दिक्कत कहां होगी, जब आप लागत मूल्य भी नहीं निकाल पाओगे, तो आपने लोन लेकर के जो भी इन्वेस्ट किया वो भी नहीं भर पाओगे, ठीक है। एमएसपी का यही रूल है। आगे लिखिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग
कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर कुछ फसलों के लिए एमएसपी, उत्पादन से पहले घोषित कर दी जाती है। पैराग्राफ चेंज। भारत पे एमएसपी, भारत में एमएसपी, सीएसीपी, यहां पे फुल फॉर्म लिख रहा हूं। भारत में एमएसपी, सीएसीपी के सिफारिशों पर लागू किया जाता है, परंतु अंत निर्णय बता रहा हूं, लिख के बता रहा हूं। भारत में एमएसपी सीएसीपी के द्वारा लागू किया जाता है, मगर अंतिम निर्णय जो लेगा वो कौन रहेगा? सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।